ओके, गुड इवनिंग बच्चों। हम लोग विद एटॉमिक मास से कहीं स्टार्ट कर रहे हैं। पिछला क्वेश्चन नहीं खत्म कर दिया था, तो मैं वहाँ से ही स्टार्ट कर रहा हूँ जहाँ पे हमने क्लास छोड़ा था। हम लोग दो चीज़ डिस्कस करने वाले हैं आज, एवरेज एटॉमिक मास एंड एम्पेरिकल फार्मूला। तो एवरेज एटॉमिक मास जैसा मैं डिस्कस कर रहा था, एवरेज एटॉमिक मास क्या होता है? द वेटेड एवरेज ऑफ द आइसोटोपिक मासेस ऑफ एलिमेंट्स नेचुरली अकरिंग। बेसिकली क्या है हमारे पास, जो भी हमारे पास आइसोटोप एलिमेंट्स हैं, जो आइसोटोप फॉर्म में, जैसा हमने डिस्कस किया था कार्बन के बारे में, हाइड्रोजन के बारे में, ऑक्सीजन भी होता है हमारे पास, क्लोरीन भी होता है हमारे पास। तो ऑक्सीजन 16, ऑक्सीजन 18, उसके बाद क्लोरीन की बात करें, क्लोरीन हमारे पास 35, क्लोरीन 37। ये सब हमारे पास आइसोटोप्स हैं ऑफ एलिमेंट्स के। तो इनका एवरेज मास हम लोग कैलकुलेट करते हैं, बिकॉज हमें एक ही सेम एटॉमिक नंबर के हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट एटॉमिक मास के एलिमेंट मिल रहे हैं। मतलब एक ही एलिमेंट का हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट मास है। तो मैथमेटिकली हम लोग एवरेज जैसे फाइंड आउट करते हैं, हम लोग वैसे ही इसको एवरेज एटॉमिक मास फाइंड आउट करते हैं, जिसको हम लोग एक्सप्रेस कर सकते हैं a1x1 प्लस a2x2 प्लस a3x3 अप टू an डिवाइडेड बाय 100। यहाँ पर हमारे पास a1 a2 an क्या है आपके पास? आइसोटोपिक एटॉमिक मास है। सिमिलरली जैसे यहाँ पे अगर आइसोटोपिक एटॉमिक मास क्या होगा, अगर सपोज कार्बन होता तो कार्बन के केस में हमारे पास एक का 12 होता, एक का 14 होता। इस केस में जैसे क्लोरीन की बात करें तो क्लोरीन के केस में एक का 35 होता, एक का हमारे पास 37 होता। ठीक है। सिमिलरली ऑक्सीजन के केस में 16 और 18। मतलब दिस इज आइसोटोपिक एटॉमिक मास, मतलब आइसोटोप का एटॉमिक मास की बात करें। उसके बाद हम बात करें यहाँ पर x1, x2, x3, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? दीज आर रिप्रेजेंटिंग परसेंटेज अबंडेंस। ठीक है ना। नेचर में कितना अकर हो रहा है, दिस इज नोन एज परसेंटेज अबंडेंस इन नेचर। परसेंटेज अबंडेंस इन नेचर। तो इसी चीज को हम लोग यहाँ पे फॉर्मूले में पुट करते हैं, और हमें जो मास, जो यहाँ से मैथमेटिकल वैल्यू मिलती है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? एवरेज एटॉमिक मास बोलते हैं। ठीक है। तो यहाँ से हम एक न्यूमेरिकल लेते हैं, न्यूमेरिकल से आपको एग्जैक्टली आइडिया लग जाएगा व्हाट इज एवरेज एटॉमिक मास। तो हमारे पास न्यूमेरिकल क्या है? हमारे पास नेचुरली अकरिंग क्लोरीन इज 75%, क्लोरीन 35, विच हैज एटॉमिक मास 35 AMU। मतलब क्लोरीन 35 जो नेचर में 75% अकर है, उसका एवरेज एटॉमिक, उसका एटॉमिक मास, फिलहाल उसका एटॉमिक मास जो 75% क्लोरीन 35, उसका एटॉमिक मास कितना है हमारे पास? 35 AMU। ठीक है। और रेस्ट जो है 25%, वो कितना, उस रेस्ट जो आपके पास 25% है, वो क्या आपके पास? क्लोरीन 37, जिसका एटॉमिक मास हमारे पास कितना गिवन है? 37। तो यहाँ पर बात करें तो दिस वन इज A1। सब दिस, अगर दो कंपोनेंट है हमारे पास, दो फॉर्म में है हमारे पास, 75% एंड 25%। दिस वन इज A1 एंड दिस वन इज A2। ठीक है। दिस वन इज X1 एंड दिस वन इज X2। 25% हमारे पास, ये हमारे पास क्या है? X2। ठीक। तो हमें यहाँ पे एवरेज एटॉमिक मास फाइंड आउट करना है, तो एवरेज एटॉमिक मास और एवरेज मॉलिक्यूलर मास। तो एम एवरेज हमारे पास क्या होगा यहाँ पर इस केस में? दो कंपोनेंट है, तो A1 X1 प्लस A2 X2 अपॉन 100। ठीक है। तो ये हमारे पास कितना हो जाएगा? A1 की वैल्यू रखो, A1 की वैल्यू हमारे पास कितना है? 35, परसेंटेज अबंडेंस तो 0.75 रख सकते हैं। ठीक है। 0.75 या फिर 75 रखो, बिकॉज 100 से हम लोग डिवाइड कर रहे हैं, तो इसको आप 75 रख सकते हो। अगर 1 के फ्रैक्शन में लेते तो हम 0.75 लेते। तो अगर 100 से डिवाइड नहीं करते तो सिंस यहाँ पे 100 से डिवाइड कर रहे हैं, तो 35 इंटू 75 प्लस यहाँ पे सेकेंड वन कितना है? A2 कितना है? 37 इंटू 25। इसको कैलकुलेट करो आप, डिवाइडेड बाय 100। तो आप इसको कैलकुलेट करोगे तो आपके पास जो वैल्यू आने वाली है, दिस विल कम आउट 35.5 AMU। आप एक बार कैलकुलेट करके चेक करके देखो, ये कितना आने वाला है। ठीक है।
तो फाइनली आपके पास ये जो आया दिस इज एवरेज एटॉमिक मास। और ध्यान क्या रखना है कि हर कैलकुलेशन पर्पस में, नोट यहाँ पे आप डालना, कैलकुलेशन पर्पस में आपको एवरेज एटॉमिक मास ही लेना होता है इन ऑल calculation purpose we always take m average molecular mass, and in periodic table also second point क्या है, in periodic table हमारे पास जो given होता है एवरेज एटॉमिक मास ही given होता है। in periodic table we have given average molecular mass। ठीक है, तो आई थिंक आपको ये चीज क्लियर हो गया कि एवरेज मॉलिक्यूलर मास कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो जनरल फॉर्मूला हमारे पास क्या है, फॉर्मूले की बात करें तो आपको परसेंटेज, अब आपको इंडिविजुअल एटॉमिक मास पता होना चाहिए और परसेंटेज आइसोटोप्स के फॉर्म में आपको इंडिविजुअल एटॉमिक मास पता होना चाहिए और परसेंटेज एवरेज पता होना चाहिए। तो उनका समेशन डिवाइडेड बाय 100 विल गिव अस एवरेज मॉलिक्यूलर मास। ठीक है, इसको आप एम एवरेज लिख सकते हैं। तो आई थिंक यहाँ तक मॉलिक्यूलर एवरेज मास आपको क्लियर है। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ हम मूव करें तो नेक्स्ट पार्ट हमारा रह गया था, एक पार्ट मैंने आपको बोला था वेपर डेंसिटी के बारे में, थोड़ा सा हम लोग उसको डिस्कस करते हैं, उसके बाद फिर हम लोग मूव करेंगे एम्पेरिकल फॉर्मूला की तरफ। तो वेपर डेंसिटी हमने क्या बताया था आपको, वेपर डेंसिटी हमारे पास क्या है, इज अ टाइप ऑफ रिलेटिव डेंसिटी था। याद होगा आपको वेपर डेंसिटी, और हमने क्या किया था, स्पेसिफिक ग्रेविटी किया था। वेपर डेंसिटी इन केस ऑफ क्या था, इन केस ऑफ गैसेस, इन केस ऑफ गैसेस फाइंड आउट करते हैं हम लोग। ठीक है, और ये क्या होता है बेसिकली, density of gas, density of given gas divided by density of hydrogen। ठीक है, सिंस रिलेटिव है तो हम किसी के रिलेटिव में हम इसकी डेंसिटी फाइंड आउट करने वाले हैं। दिस इज अ पार्ट ऑफ रिलेटिव डेंसिटी, वेपर डेंसिटी इज अ पार्ट ऑफ रिलेटिव डेंसिटी। रिलेटिव डेंसिटी का पार्ट है, रिलेटिव डेंसिटी का पार्ट है ये। ठीक है, जिसके दो पार्ट थे हमारे पास, स्पेसिफिक ग्रेविटी एंड सेकेंड वन हमारे पास था वेपर डेंसिटी। स्पेसिफिक ग्रेविटी हम लोग किसके टर्म में किसके लिए फाइंड आउट करते थे, लिक्विड एंड सॉलिड के टर्म, और वेपर डेंसिटी हम फाइंड आउट करते थे गैसेस के टर्म। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, वेपर डेंसिटी इक्वल्स डेंसिटी ऑफ गिवन गैस अपॉन डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन गैस। ठीक है, उसके लिए मैंने आपको एक फॉर्मूला बोला था, ये दिस इज इक्वल टू क्या होता है, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ गैस डिवाइडेड बाय 2। ये फॉर्मूला तब आपको बोला था, और बोला था इसको आपको रिमाइंड रखना है। तो ये कैसे आया, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ गैस बाय 2, इसका हम लोग डेरिवेशन देखते हैं कि ये कैसे आ रहा है, मॉलिक्यूलर वेट बाय 2। तो इस केस में बात करें तो हमारे पास यहाँ पे क्या है, अब यहाँ से चलो डेंसिटी ऑफ एनी गैस, डेंसिटी क्या होता है, इसी को आगे मैं लिख रहा हूँ। ठीक है ना, वेपर डेंसिटी इक्वल टू क्या है हमारे पास, वेपर डेंसिटी इज इक्वल टू हमारे पास क्या है, डेंसिटी ऑफ एनी गैस। तो डेंसिटी को मैं रो से यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, रो ऑफ गैस अपॉन रो ऑफ हाइड्रोजन गैस, where rho is representing, this is known as rho RHO, जो डेंसिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है ना, जो डेंसिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो रो ऑफ गैस, डेंसिटी ऑफ गैस होता क्या है, डेंसिटी ऑफ एनी सब्सटेंस होता क्या है हमारे पास, डेंसिटी ऑफ गैस क्या होगा, मास अपॉन वॉल्यूम होता है। ठीक है, मास अपॉन वॉल्यूम। तो हम लोग यहाँ पे कौन सा मास ले रहे हैं, मॉलिक्यूलर, सिर्फ गैस की टर्म में बात कर रहे हैं तो गैस का हम कौन सा मास लेंगे, मॉलिक्यूलर मास। मॉलिक्यूलर मास आइदर हम बात करें जीएमएम लेंगे। ठीक है, जीएम का मतलब क्या होता है हमारे पास, मास ऑफ 1 मोल ऑफ सब्सटेंस। ठीक है, तो दिस इज मास ऑफ 1 मोल ऑफ सब्सटेंस अपॉन वॉल्यूम ऑफ 1 मोल ऑफ सब्सटेंस, अपॉन वॉल्यूम ऑफ 1 मोल ऑफ सब्सटेंस, वॉल्यूम ऑफ 1 मोल ऑफ सब्सटेंस। ठीक
ठीक है, डिवाइडेड बाय सिमिलरली क्या होगा ऑफ सब्सटेंस, दिस इज डिवाइडेड बाय मोलार मास ऑफ हाइड्रोजन, मोलार मास ये ऊपर वाला पार्ट हो गया, दिस इज फॉर रो गैस, देन मोलार मास के मास वीएमएम ऑफ सब्सटेंस डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ 1 मोल ऑफ सब्सटेंस। सेकंड पार्ट क्या होगा हमारे पास, वॉल्यूम मोलार मास ऑफ हाइड्रोजन, मोलार मास ऑफ हाइड्रोजन गैस डिवाइडेड बाय हमारे पास क्या आएगा, वॉल्यूम ऑफ 1 मोल ऑफ गैस, 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन गैस। अब ये चीज ध्यान रखना है कि जब भी हम फाइंड आउट करने वाले हैं किसी एक स्पेसिफिक पॉइंट पे करने वाले हैं, तो यहाँ पे प्रेशर और टेम्परेचर हमारा जो भी होगा हमारे पास कांस्टेंट होगा, टेम्परेचर एंड प्रेशर हमारे पास कांस्टेंट होगा। और फ्रॉम एवोगाड्रोस लॉ हमने क्या लिखा है वहां पर कि वॉल्यूम जो है आपका 1 मोल के लिए, मतलब किसी भी स्पेसिफिक टेम्परेचर पे, फ्रॉम एवोगाड्रोस लॉ वॉल्यूम आपका क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एक फिक्स टेम्परेचर एंड प्रेशर पे। और हम अगर बात करें नेक्स्ट पॉइंट पे, तो यहाँ पर ये 1 मोल के लिए जो वॉल्यूम है, यहाँ पर 1 मोल का वॉल्यूम, यहाँ पे 1 मोल का वॉल्यूम, तो यहाँ पे वॉल्यूम जो है आपका नंबर ऑफ मोल्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। और फ्रॉम हमने पढ़ा था गैलुज़ाक लॉ, याद होगा आपको, फर्स्ट लॉ हमने पढ़ा था गैलुज़ाक लॉ ऑफ कंबाइनिंग वॉल्यूम, गैलुज़ाक लॉ ऑफ कंबाइनिंग वॉल्यूम। वहां पे क्या हमने पढ़ा था कि एट अ सर्टेन कंडीशन इक्वल नंबर ऑफ मोल्स विल कंटेन इक्वल वॉल्यूम, ठीक है, हमने वहां पे पढ़ा था इक्वल नंबर ऑफ मोल्स। इसी केस में एवोगाड्रोस लॉ में हमने क्या पढ़ा था, इक्वल नंबर ऑफ मोल्स। अब इसको, ये तो कंबाइनिंग के लिए इसको छोड़ना है, ठीक है ना, इसको ये कंबाइनिंग के लिए छोड़ दो, इक्वल नंबर ऑफ मोल्स, इक्वल मोल विल कंटेन equal number of mole contain equal volume of gas। आइदर उल्टा भी कह सकते हैं हम लोग यहाँ पे, और हम इसको वैसे वैसा भी कह सकते हैं, सिंस वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स है, तो हम लोग उसको नंबर ऑफ मोल्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम भी कह सकते हैं। तो अब क्या कह सकते हैं, इक्वल वॉल्यूम will contain equal number of moles। तो यहाँ से क्या देख रहे हैं हम लोग इस केस में, यहाँ पे भी हम लोग अगर स्पेसिफिक एक टेम्परेचर और एक प्रेशर की बात करें, तो वॉल्यूम ऑफ 1 मोल ऑफ सब्सटेंस ऑफ एनी गैस should be equals to volume of 1 mole of hydrogen gas from Avogadro's law। As we know, volume is directly proportional to number of moles है, तो यहाँ से हम क्या बोल रहे हैं कि वॉल्यूम ऑफ 1 मोल, सिंस यहाँ पे भी 1 मोल है, यहाँ पे भी हमारे पास 1 मोल है, तो डिफरेंट गैसेस भी होंगे, फिर भी हमारे पास वॉल्यूम क्या होने वाला है, दोनों का सेम होने वाला है, अगर हमारा टेम्परेचर और प्रेशर अगर कांस्टेंट है तो दिस वॉल्यूम एंड दिस वॉल्यूम विल कैंसिल आउट, this volume and this volume will simply cancel out from Avogadro's law, because यहाँ पे भी 1 मोल ऑफ सब्सटेंस है, यहाँ पे भी 1 मोल ऑफ सब्सटेंस है, और फ्रॉम Avogadro's law हमने क्या देखा है कि इक्वल मोल कंटेन इक्वल वॉल्यूम ऑफ गैस। तो सिंस यहाँ पे 1 मोल है, यहाँ पे भी 1 मोल है, तो दोनों का वॉल्यूम क्या होगा, दोनों का सेम होगा। अगर 1 मोल के अलावा कुछ होता तो वहां पे डिफरेंट होता, तो कैंसिल आउट नहीं कर पाते। लेकिन अगर स्पेसिफिक टेम्परेचर और प्रेशर पे, अगर क्योंकि हम लोग डेंसिटी की अगर बात कर रहे हैं, रिलेटिव डेंसिटी की बात कर रहे हैं, तो हम किसी एक पर्टिकुलर टेम्परेचर या प्रेशर पे ही बात कर रहे होंगे, तो उस टाइम पे आपका क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ 1 मोल विल कंटेन सेम वॉल्यूम फॉर बोथ गैसेस, ठीक है। अगर नंबर ऑफ दोनों का नंबर ऑफ मोल्स अगर सेम है, तो दोनों का वॉल्यूम हमारे पास सेम होगा। तो फाइनली ये हमें क्या कंक्लूजन दे रहा है, यहाँ से अगर ये कैंसिल आउट हो जाता है, तो इससे मुझे क्या मिल रहा है, मॉलिक्यूलर मास ऑफ सब्सटेंस
ऑफ सब्सटेंस डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास ऑफ हाइड्रोजन, जो कितना होता है हाइड्रोजन गैस का मॉलिक्यूलर मास तो होता है 2। तो यहाँ से मुझे डायरेक्टली क्या मिला, यहाँ से मुझे क्या मिल रहा है, वेपर डेंसिटी इज इक्वल्स टू मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाय 2, वेयर 2 इज व्हाट इज 2 इज मॉलिक्यूलर मास ऑफ हाइड्रोजन गैस, मॉलिक्यूलर मास ऑफ हाइड्रोजन गैस H2। ठीक है, तो ये फॉर्मूला यहाँ से आया था। तो आज की क्लास हम यहीं ख़त्म करते हैं, ठीक है ना, बिकॉज मेरी नेक्स्ट क्लास भी है 6 o'clock से 12th की। तो आज की क्लास में यहीं ख़त्म करता हूँ। हम लोग नेक्स्ट क्लास में कल से एम्पेरिकल फॉर्मूला हम लोग स्टार्ट करते हैं। ओके।